ये तो ऐसी फनी नोट के लिए मैंने एक मंकी बनाया था, फारिग बैठा होता तो उसको मैंने बनाना दे दिया, तो जो वो खा रहा है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? मैंने जैसे बताया था कि बॉडी का रिएक्शन टिश्यूज के खिलाफ जो होता है उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर कोई जख्म लगता है बॉडी को और बॉडी उसके खिलाफ काम करती है और उसके खिलाफ अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मैंने फिर बताया था कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसका बारे में मैंने बताया था कि ये इमीडिएट रिएक्शंस होता है, फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज में चलता है और इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो कॉजेज होती हैं, किस वजह से होता है। कोई मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, खुदा में खासा आरटीओ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके अंदर कोई क्रश इंजरी हो जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कोई मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकती है, किसी को करंट लग जाए, या कोई दूसरी किस्म की इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कोई नाइफ इंजरी हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे वो सब इन्फ्लेमेशन होता है। और अगर जो इमीडिएट हमारे पास फर्स्ट लाइन डिफेंस जो स्टार्ट होता है वो इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। जो इमीडिएट रिस्पांस होता है बॉडी का, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, उसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे मैंने कल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं, बल्कि मुझे मुताहिर बताएगा कि मुताहिर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है। शाबाश, जल्दी रिव्यू में मुझे बताओ। सर क्लास आज ज्वाइन किए सर। जी सर क्लास आज ज्वाइन किए सर। आज ज्वाइन किया, चलो अच्छा। ऐसा करो जुबैदा मुझे बताओ, शाबाश, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? जुबैदा मौजूद है? अच्छा, उसको अनम्यूट करें। जुबैदा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है हमारे पास? शाबाश, लीव कर दिया। अच्छा चलो, भागो मत यार, आप लोग भाग रहे किस लिए? जुबैदा को दोबारा ज्वाइन करे, अगर नहीं आई समझ तो मैं दोबारा समझा दूंगा। भागने की क्या जरूरत है? लीव ग्रुप क्यों कर रहे हो? शाबाश, दोबारा उसको ज्वाइन करे। सपना आता है तुम्हें कि नहीं? Yes, sir. शाबाश Quick बोलो, response शाबाश। of tissues against bacteria. अगेंस्ट बैक्टीरिया नहीं, एनी पैथोजेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म Yes, के sir. लिए। Within minutes, जब शाबाश, आगे। हेलो। yes, sir. अच्छा, तो सबका जुबैदा को दोबारा आए, शाबाश, क्यों चली गई है? अच्छा जी, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है कि कोई भी, हमने जो अभी तुमने जो डेफिनेशन बताई है वो तुमने मुझे इन्फ्लेमेशन की बताई है कि कोई भी रिस्पांस हो बॉडी का इंजरी के खिलाफ, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। चाहे कोई फॉरेन बॉडी हो, जैसे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा कोई भी फॉरेन बॉडी हो। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ये है कि ये हमारे पास रिस्पांस है जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस बॉडी, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। नंबर 2, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये मिनट्स टू डेज तक रहता है। इसके बाद इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर वायरस स्टिमुलस जारी रहे, बस इसको नुकसान जारी रहे। जैसे मैंने एक हाथ बना के कल दिया था, ये एक हाथ है और इसके ऊपर कोई जख्म हो जाता है, ये जख्म जो है इसके ऊपर जो पहला रिस्पांस होगा वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का होगा। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन यहाँ पे काम करेगा। तो अगर यही रिस्पांस बैक्टीरिया यहाँ पे ज्यादा रहता है या वायरस यहाँ पे ज्यादा रहता है या कुछ और चीजें हैं जो इसको मार रही है और ये ठीक नहीं हो रहा, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था चेंज हो जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? मुताहिर समझ आ गई है? अच्छा, ओके, चलो अब मैं आप लोगों को बताना है कि वेसल्स के अंदर जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके अंदर चेंजेस क्या स्टार्ट हो जाती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो वेसल के अंदर जो चेंजेस होती है, देखो सबसे पहले समझो ये हाथ है। अब कितना बड़ा हाथ किसका हो सकता है ये अब आप लोगों को खुद ही पता करना है।
तो इसको प्यारा दिखा देते, नाखून बना लेते हैं इसको। चलो ये अब अच्छा मान लिया। समझो यहां पे लग गया जख्म, ये और सपना के बैग के साथ अक्सर वो फॉक्स लटकी होती थी, तो ये फॉक्स जो है ये आ गई है, इसने यहाँ पे मसला बनाया है। ठीक हो गया। अब फॉक्स यहाँ पे पहुंची, जैसे बैक्टीरिया या वायरस यहाँ पे पहुंचा, उसने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज किया। इन्फ्लेमेशन काज करने के फौरन बाद सबसे पहले कोई भी कट लगे बॉडी को, मतलब यहाँ पे कट लगा वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहली चीज क्या होती है, यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। वेसल्स जो होती है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। मसलन सबसे पहला रिस्पांस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, जब कट लगता है, कट लगने के बाद वेसल्स जो होती है वो छोटी हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला रिस्पांस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर कट लगने के बाद वैसोकंस्ट्रिक्शन है। वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वहां पे ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो सके, तो सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इनिशियल वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है इन्फ्लेमेशन के अंदर, जब कोई कट लगा, कट लगने के बाद हमारे पास ब्लीडिंग ज्यादा लॉस ना हो, जिसकी वजह से हमारे पास इनिशियली वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद हमारे पास वहां पे नंबर 2 वैसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन, उसके बाद वैसोडाइलेशन स्टार्ट होती है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों होती है और फिर वैसोडाइलेशन क्यों होती है। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन के अंदर जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो या ब्लीडिंग वहां पे अकोमोलेट शुरू हो, तो पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्लीडिंग कम होती है। उसके बाद वैसोडाइलेशन इसलिए होती है ताकि जितने भी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास मैकेनिज्म है, साइटोकाइंस हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, उनको ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए फिर हमारे पास वैसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। वैसोडाइलेशन के बाद चेंज इन ब्लड फ्लो। अब देखो, अगर वैसोडाइलेशन होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास ब्लड को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लेके आएगा और अपने साथ डिफेंस मैकेनिज्म के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको भी लेके आएगा, और हमारे साथ वेस्कुलर की जो परमेबिलिटी है फिर वो इंक्रीज करेगा। मैं बताता हूँ अच्छा कैसे परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। देखो, सबसे पहले बताया इंजरी हुई तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। मतलब यहाँ पे वेसल है तो वेसल का कैलिबर कितना था तो फिर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगी वैसोकंस्ट्रिक्शन। कुछ टाइम के बाद ये वेसल जो होगी ये डायलेट हो जाएगी, खुल जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए और ज्यादा से ज्यादा WBC और हमारे पास जितने जो मैकेनिज्म है डिफेंस के वो पहुंचना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या होगा, जब वैसोडाइलेशन होगी तो ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, क्योंकि अगर एक पाइप है उसको मैं खुला कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी जाने के बाद हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो यहाँ पे वेसल की परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इन्फ्लेमेशन के अंदर मैंने बताया था ना कि वेसल से फ्लूइड अक्सर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो वेसल परमेबिलिटी से कहते हैं कि वेसल से फ्लूइड बाहर आए, इसे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कहते हैं। ऐसे वेसल से फ्लूइड का बाहर आना तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। जब इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है तो हमारे पास वेसल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे मैंने ये पोर्स बनाए और इनसे एरोस को बाहर ले गए, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स है यहाँ से परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ से फ्लूइड प्लाज्मा बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो आपको मैंने बताया था कि जब ये फ्लूइड हमारे पास इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाए, मतलब अंदर सेल से बाहर सेल की तरफ टिश्यूज में आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, तो वो वहां पे एडिमा बना देता है। जैसे बंदे को कोई जख्म लगता है तो वहां पे रेडनेस हो जाती है और रेडनेस के बाद स्वेलिंग हो जाती है। ये रेडनेस और स्वेलिंग जो होती है इसे हम एडिमा कहते हैं। तो ये ऐसे होती है, सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है कोई कट लगने के बाद, उसके बाद वैसोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के बाद वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। वेस्कुलर परमेबिलिटी मैंने बताया छोटे छोटे पोर्स होते हैं वेसल के अंदर, वो खुल जाते हैं, फ्लूइड जो है वेसल से बाहर आना शुरू हो जाता है, और जब वो वेसल से बाहर आता है तो हमारे पास एडिमा बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये तो परसिस्टेंस के 4 मैकेनिज्म थे,
vasoconstriction, vasodilation, change in blood flow and increase vascular permeability. ये तो वेस्कुलर चेंजेस में आ गया है, ये समझ आइए यहां तक। समझ आइए, म्यूट करें। मुद्दा वगैरह सबको समझ आइए कि नहीं? यस सर, समझ आइए सर। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज्म के इन्फ्लेमेशन की, एक्यूट की इन्फ्लेमेशन की और फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब की समझ आ गई है? यस सर। सपना आप लोगों को समझ आ गई है? एंजेला मौजूद है हमारे पास? सर ये इस चीज की थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, ये एडिमा किस तरह बनता है सर? मतलब सर हाँ, मैं पहले बताता तो हूँ। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी ना सर, फिर वेजोडाइलेशन हो जाएगी, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। तो जब ब्लड ज्यादा फ्लो होगा तो जो फ्लूइड होगा ब्लड में वो वेसल्स के जरिए सेल्स की तरफ आ जाएगा सर। तो सर नॉर्मल कंडीशन में जब ब्लड फ्लो होता है तो तब भी ब्लड से फ्लूइड जो होता है वो सेल्स की तरफ आता है या नहीं? जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, उसके अंदर तो इन्फ्लेमेशन होती ही नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास वेजोडाइलेशन होना ही नहीं होता। वेजोडाइलेशन होती ही नहीं है तो वेसल के अंदर तो फ्लो अपनी तरीके से ही चलता रहता है, इसलिए वो फ्लूइड बाहर आता ही नहीं है। जब एक अच्छा पाइप है और उसके अंदर अगर 3 लीटर फ्लूइड आता है, मसलन एक गिलास है, जैसे कि गिलास है, इसके अंदर इतना पानी आता है और इसके अंदर मैं इतना डाल दूं तो ये गिर जाएगा ना। और यस सर। इसी तरह वेसल डायलेट हो जाती है, वेसल की ऑक्यूपाइड कैपेसिटी इतनी होती है, इतना फ्लूइड अकोमोडेट अगर इतना डाल दूंगा तो खुद ही बहुत बाहर निकल आएगा ना एक चीज से। जी सर। सर वो हमने फिर ये पढ़ा था कि मिस्टेसिस में के गर्मियों में वेजोडाइलेशन हो जाती है ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो हो, ताकि ज्यादा हीट बॉडी से लॉस हो सके। तो उस केस में भी वेजोडाइलेशन तो होती है, तो एडिमा कॉज हो सकता है। बात सुनो, वेजोडाइलेशन का मतलब ये नहीं है कि वेजोडाइलेशन के साथ ही पोर्स खुल जाए, ये तो एडिमा है जिसके अंदर मैंने तुम्हें कहा वेस्कुलर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये पोर्स खुल गए हैं और पोर्स से ये जो मैंने एरोस निकाले हैं तो पोर्स के खुलने से फ्लूइड बाहर आता है, वेजोडाइलेशन से फ्लूइड बाहर नहीं आता। सही है सर। समझ आ गया? एंजेला जी मौजूद है? एंजेला अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जब भी कोई वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये तो मैंने आप लोगों को जनरल मैकेनिज्म में बता दिया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप जाके अब उसके बाद होता क्या है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, फ्लूइड कैसे बाहर आ जाता है। जैसे पता है आप लोगों को कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ना इमीडिएट रिस्पांस होता है, तो जब इमीडिएट रिस्पांस होता है तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 15 to 30 मिनट्स के अंदर हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है। हिस्टामिन का क्या काम होता है? वेजोडाइलेशन करना। जब भी हिस्टामिन किसी जगह पे आएगा वो वहां पे वेजोडाइलेशन करेगा और वेजोडाइलेशन के बाद हमारे पास जो गैप्स होते हैं वेसल्स के अंदर उनको इंक्रीज करते हैं। जैसे देखो ये है वेसल, यहाँ पे हिस्टामिन आ गया अंदर, ये हिस्टामिन है। हिस्टामिन जो है ना वेसल्स की ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती है हर वेसल। जैसे देखो ये जितने भी पोर्स है ना, जैसे ये मैं बड़ा बनाता हूँ आप लोगों को नजर आए, ये देखो ये एक एंडोथेलियल सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या करता है? ब्रेडिकाइनिन एंडोथेलियल सेल की कंट्रैक्शन करता है। अगर एक सेल कंट्रैक्ट होकर छोटा हो गया, दूसरा भी छोटा हो गया, अब ये शेप में इस तरफ बना लो,
ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। पहले बड़े बड़े थे तो एक दूसरे के साथ अटैच थे, अब छोटे हो गए तो एक दूसरे से जुदा हो गए। जुदा होने के साथ ही यहाँ स्पेस बन गई, स्पेस बन गई तो उसके बाद फ्लूइड बाहर आ गया। मुताहिर, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब समझ आ गई कि कैसे वेसल से फ्लूइड बाहर आता है। हिस्टामिन आता है वेसल के अंदर, ब्लड के थ्रू आता है वेसल के अंदर। जो एंडोथेलियल सेल्स जो वेसल के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं। अगर यही सेल छोटे हो जाएं तो ये हमारे पास स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे बड़े थे तो एक दूसरे के साथ अटैच थे, जब एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन हो गई तो ये छोटे हो गए, जब छोटे हो गए तो स्पेस इनके अंदर क्रिएट हो गई, तो वैसे से फ्लूइड बाहर आ गया। और जो फ्लूइड बाहर आया, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर कौन सा फ्लूइड बाहर आता है? एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होता है? एक्सुडेट के अंदर हाई प्रोटीन होता है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और इंक्रीज आरबीसी कंटेंट्स होते हैं। ये तीन चीजें जरूर याद रखना। अच्छा, सपना समझ आई है? अच्छा, ये तो हो गया इसका इमीडिएट रिस्पांस। जैसे कल बताया था ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। ट्रांसुडेट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा का जो फ्लो होता है वो प्रेशर इंक्रीज करता है और वैसे से फ्लूइड बाहर आ जाता है। एक्सुडेट क्या होता है? वो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन की ही वजह से होता है, जैसे मैंने अभी इसमें आप लोगों को बता दिया, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो मैंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स भी कल बताया था और ऑनकाटिक प्रेशर्स भी बताया था, ये वो हो गया। अब कहते हैं कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो मैकेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स थे और अब जो इसका मैकेनिज्म था वो सब आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने बताया था कि वेसल्स के अंदर कैसे स्पेसेस क्रिएट्स होती हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, इनके आने के साथ हमारे पास ये जो एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्ट होते हैं, जो पहले बड़े बड़े थे, एक दूसरे के साथ अटैच थे, अब जब कंट्रैक्ट हो गए हैं तो छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेसल से फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट होता है। जो फ्लूइड बाहर आता है इसे हम एडिमा कहते हैं। और ये एडिमा फ्लूइड जो होता है ये क्या होता है? ये एक्सुडेट होता है। एक्सुडेट के अंदर क्या क्या होता है? हाई प्रोटीन होती है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और आरबीसी प्रेजेंट्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा कि ये तो नॉर्मल ये मैकेनिज्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। यहां तक सबको समझ आ गई है? मुझे समझ आ गई है? चलो ओके। सपना वगैरह आप लोगों को समझ आई है? हमारे पास शुएब है यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे हिस्टामिन आया, ब्रेडिकाइनिन आया। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डब्ल्यूबीसीज का क्या रोल होता है। डब्ल्यूबीसीज आके यहाँ पे क्या करते हैं? तो देखो, ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? ल्यूकोसाइट्स हमारे पास क्या करते हैं? जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंजरी की जगह पे हमारे पास डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स हमारे पास पहुंचते हैं। तो जो सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स की जो हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स में सबसे पहले पहुंचता है वो है हमारे पास न्यूट्रोफिल। याद रखना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमेशा न्यूट्रोफिल आएगा और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हमेशा लिम्फोसाइट्स आएगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल, क्रोनिक के अंदर लिम्फोसाइट्स आएगा। अच्छा, न्यूट्रोफिल का क्या काम है? ये सबसे पहले आता है, अगर समझो ये हाथ है, दोबारा इसके अंदर इंफेक्शन हो गया है, सपना की फॉक्स यहाँ पे आ गई है, उसने यहाँ पे इंफेक्शन क्रिएट कर दिया है। न्यूट्रोफिल आएगा, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाइड करेगा और सबसे पहले जो 24 आवर्स के अंदर सबसे पहले जो चीज आती है उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले आएगा
यहाँ पे फॉक्स को पकड़ेगा और फॉक्स को मारने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा कि जब न्यूट्रोफिल पहुंचता है तो हमारे पास फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, फॉक्स को घेरेगा। तो फॉक्स को घेरने के साथ वो सबसे पहले पकड़ लेगा, झकड़ लेगा, ताकि ये फॉक्स ना जा सके। अब ये है कि जब उसने सपना की फॉक्स पकड़ ली, फॉक्स को जाने नहीं दिया, ठीक हो गया। वहां पे मेरा मंकी भी बैठा हुआ था, उसने मंकी को भी साथ पकड़ लिया, उसको भी जाने ना दिया। अब मैं और सपना देख रहे हैं कि ना वो फॉक्स को छुड़ा सकती है ना वो, तो हमें पता चल गया कि अब ये फॉक्स को मारेंगे। अब मारना कैसे है, न्यूट्रोफिल ने तो पकड़ लिया है, अब मारेगा कैसे, अब सुनो। तो जो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर होगा ना, वो न्यूट्रोफिल जाएंगे, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर न्यूट्रोफिल जाएंगे और इस बैक्टीरिया या वायरस को पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 1 to 2 डेज के बाद, मतलब 24 आवर्स 1 डे, उसने क्या किया, ये आया और उसने इस तरह पकड़ के फॉक्स को पकड़ लिया। ये आई फॉक्स ऐसे आई, उसने उसको पकड़ लिया। फॉक्स को पकड़ने के साथ ही उसने उसको इनगल्फ कर दिया, अंदर कर दिया, ठीक हो गया। तो जब भी कोई भी न्यूट्रोफिल आता है, वो सबसे पहले एक चीज को पकड़ता है 24 आवर्स के अंदर, 1 to 2 डे के अंदर फिर वो क्या करता है, उसके बाद वो उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर घुसा के और उसको इनगल्फ कर लेता है, अंदर खा लेता है। इनगल्फ वो 1 to 2 डेज में करता है। उसके बाद क्या होता है, उसको खाने के बाद वो उसको तोड़ता है और तोड़ के खत्म करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं और फिर इओसिनोफिल्स वगैरह, ये सब जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स में कौन कौन से हैं जो हमने देखे हैं, सबसे पहले न्यूट्रोफिल है, ये टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स आएंगे वहां पे जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी। उसके बाद मोनोसाइट्स आएंगे, फिर मैक्रोफेज आएगा, फिर लिम्फोसाइट्स आएंगे और फिर हमारे पास आखिर में लिम्फोसाइट्स के बाद हमारे पास इओसिनोफिल्स आएंगे। तो यहाँ पे आके हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो आके रुकना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे इसका ये जो टाइप्स है उसके ऊपर ही आके काम करना शुरू करती है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक इंजरी होती है, कैसे डब्ल्यूबीसी वहां पे चलते हैं, वेसल के अंदर माइग्रेट करते हैं, रोलिंग करते हैं, कैसे जाके उसको पकड़ते हैं, कैसे एडिशंस करते हैं, कैसे इनलार्जिंग करते हैं और कैसे कीमोटैक्सिस फैक्टर्स रिलीज होकर उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, खींचते हैं। ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कैसे फैगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे मैंने कहा मोनोसाइट मैक्रोफेजेस उसको इंगल्फ करके खा लेते हैं, कैसे खाते हैं ये कल मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज तक ये देख लो तो कल हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो साथ ही हमारे पास जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा फिर हम उसको वो पढ़ लेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ गई है यहां तक? ओके चलो, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।